आज का विषय निश्चित तौर पर पहले फेज की वोटिंग ही है और इस वोटिंग के क्या मायने हैं। इस बार चुनाव में वो करंट, वो एग्रेशन वो नहीं है जो 2014 में या 2019 में था। कम से कम दो चुनाव नजदीक के। अब मैं 84 और 89 उसमें नहीं जाऊंगा इतिहास में, वो भी हम लोगों ने देखे हैं चुनाव, लेकिन मैं बिल्कुल नजदीक के चुनाव की बात करता हूँ। 7 चरणों में चुनाव है, 1.5 महीने के आसपास पूरा चुनाव चलना है। तो वो जो जोश होता है और जो माहौल गर्माता है वो अभी इतना लगा नहीं। हो सकता है दूसरे तीसरे चरण में वो गर्मी आए। अपनी स्ट्रैटेजी बना पाए, एक बड़ा सवाल है। क्या इतनी प्रॉम्प्टनेस के साथ इश्यूज को आगे ला पाए, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ये हम सब देख रहे हैं कि अगर आपके पास स्पेस थी तो क्या वजह रही कि आप उसको उस तरह से कंसोलिडेट होकर उठा नहीं पाए। इस बार हराने वाली जो शक्तियां हैं सरकार को, वो घर में बैठेंगी, इसको मैं स्वीकार नहीं करता। किसका वोटर घर बैठ गया, इसका सही उत्तर तो सिर्फ और सिर्फ 4 जून को ही मिल सकता है। हम लोग सिर्फ आकलन कर सकते हैं, लेकिन किसी न किसी का वोटर तो निरुत्साहित है। वो किसका वोटर है पता नहीं। एक बात तय है कि विपक्ष में नेता और चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं, संगठन चुनाव नहीं लड़ रहा है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं डिजिटल की दुनिया का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी। आज का विषय निश्चित तौर पर पहले फेज की वोटिंग ही है और इस वोटिंग के क्या मायने हैं। कई जगह से खबरें ये भी आई कि प्रथम चरण की, पहले चरण की वोटिंग के बाद कुछ राजनीतिक दल थोड़े से परेशान भी हैं, दिक्कत में भी नजर आते हैं। क्या उनकी स्ट्रैटेजी होगी आगे आने वाले 6 चरण को लेकर। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कि पहले चरण की वोटिंग के बाद खासतौर से जो हिंदी बेल्ट के राज्य थे उसमें जो वोटिंग परसेंटेज थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसका क्या असर और क्या मायने होगा, यही चर्चा आज के हमारे विषय की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि पहले फेज की वोटिंग के बाद इस वक्त स्थिति क्या दिखाई पड़ती है, पॉलिटिकल पार्टीज इस पर कैसे काम करेंगी। मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे। हमारे साथ सबसे पहले अमर उजाला के सलाहकार संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे अभिभावक विनोद अग्निहोत्री जी मौजूद हैं। उनके ठीक बगल में आप राखी जी को देख पा रहे हैं। राखी जी हमारे साथ बहुत दिनों बाद जुड़ी है, मैम बहुत स्वागत आपका। मेरे राखी जी के ठीक पीछे अगर आप देखिए तो अवधेश कुमार जी हैं, उनके ठीक बगल में अनुराग वर्मा जी बैठे हुए हैं और जयदीप कर्णिक जी संपादक अमर उजाला डिजिटल, वो भी हमारे साथ हैं। इन्हीं मेहमानों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात सर आप ही से शुरू करूंगी। पहले फेज की वोटिंग हो गई, चर्चा ये हो रही है कि राजनीतिक दलों की धुकधुकी बढ़ी है। एक पॉइंट तो ये, और सबसे बड़ी बात जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं वो जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज, चाहे यूपी का हो चाहे बिहार का हो, जिस तरीके से ऐसे कम हुआ है, क्या उसका आगे जो चरण है उस पर कुछ ऐसा इम्पैक्ट नजर आएगा? कैसे देखते हैं आप? देखिए, राजनीतिक दलों की धुकधुकी की बात है, वो तो 4 जून तक धुकधुकी सबकी बढ़ी रहेगी। वो 4 जून की सुबह जब काउंटिंग शुरू होगी तभी उनकी धुकधुकी जो है वो उसका असर आएगा। दूसरी बात ये है कि ये वाकई ये थोड़ा सा विषय जो है मंथन का है कि हिंदी पट्टी जो हमेशा राजनीतिक रूप से बड़ी जागरूक, बड़ी सक्रिय, बड़ी मुखर मानी जाती रही है, उसमें बिहार जैसा राज्य, अवधेश जी बैठे हुए हैं, बिहार के बारे में हमसे बेहतर या और ज़्यादा अच्छा बताएंगे, लेकिन जितना मेरी समझ है उत्तर प्रदेश की, और इस बार करीब 5.5% कम हुआ उत्तर प्रदेश में वोट। हाँ। ओवरऑल पूरे जो औसत है वो भी 2% है, 7% से कम है, और टोटल जो है ओवरऑल करीब 2-3% का फ़र्क है उसमें। तो ये कम क्यों हुआ, ये अपने आप में राजनीतिक पंडितों के लिए और विश्लेषकों के लिए विषय है और राजनीतिक दलों के लिए भी चिंता का विषय है। एक बात तो है, देखिए इस बार चुनाव में वो करंट, वो एग्रेशन वो नहीं है जो 2014 में या 2019 में था। कम से कम 2 चुनाव नज़दीक के। अब मैं 84 और 89 उसमें नहीं जाऊंगा इतिहास में, वो भी हम लोगों ने देखे हैं चुनाव, लेकिन मैं बिल्कुल नज़दीक के चुनाव की बात करता हूँ। 2014 में जब चुनाव हो रहा था तो यूपीए सरकार को लेकर भयंकर एंटी इनकम्बेंसी थी, नाराज़गी थी, तमाम सारे आरोपों को लेकर के वो था, और मोदी जी को लेकर के लोगों में उत्साह था, आशा थी, उम्मीद थी, और बदलाव का एक पूरा वातावरण था। तो वो सब दिखाई पड़ता था। बिल्कुल, मैं खुद बिहार गया था, कितना उत्साह था, उन वर्गों में उत्साह था जो बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर नहीं माने जाते थे, वो भी मोदी जी के लिए जो है वोट देने के लिए तैयार थे। 2019 में जो उत्साह था वो बालाकोट की जो स्ट्राइक, पुलवामा से जो गुस्सा पैदा हुआ लोगों में, और उस गुस्से के बाद जो बालाकोट की स्ट्राइक हुई, तो वो उस तरह का उत्साह था। मुझे याद है
कि 1971 में जब बांग्लादेश तोड़ा था, पाकिस्तान को हराया था भारत ने, तो जो जनता के बीच में उत्साह आया था। हालांकि चुनाव पहले हो चुके थे 71 में। तो मैं खुद स्कूल में उस समय हम लोगों को कविताएं पढ़ते थे, इंदिरा चंडिका बंदाई, दुश्मन के मन को महाकाल, यानी कि मतलब इतना उत्साह था। लगभग वैसा ही उत्साह 2019 में लोगों में आया कि पहली बार चलो घर में घुस के मारा, कितने मारे कितने वो अलग बात है, मारे हमने। और कारगिल हुआ था, लेकिन कारगिल में दुख ज़्यादा था, क्योंकि कारगिल हमारी ज़मीन पर हुआ था और हमारे 800 से ज़्यादा जवान उसमें शहीद हुए थे। तो और उसमें गलतियां भी थी हमारे लोगों की, जिस तरह लोग घुसे थे उन रिपोर्ट्स को अनदेखे, तो लोगों में दुख था। फिर भी उसका फ़ायदा राजनीतिक रूप से अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी को मिला था। उसका 1999 चुनाव में ज़्यादा सीटें आई थी, लेकिन जो आक्रामकता जो थी, जो 71 में थी लगभग, उसका फ़ायदा वो चुनाव में दिखाई पड़ा। और बीजेपी ने उसको बहुत तरीके से राजनीतिक रूप से उसको बुनाया भी, जिस तरह से शहीदों के फोटो लगा करके बाकायदा चुनावी रैलियों में वोट मांगे गए, तो वो सब था सामने। इस बार ऐसा कुछ कोई एग्रेशन दिखा नहीं, न सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से भी बातें होती रहीं। लेकिन जैसे 2014 में जो तत्कालीन विपक्ष बीजेपी था, उसने जिस तरह सरकार को घेरा था, उस तरह से ये विपक्ष जो है सरकार को घेरने में उतने हद तक कामयाब नहीं रहा है, दिखा नहीं। और सरकार भी ने मुद्दे बनाने की कोशिश की। पहले उम्मीद थी कि राम मंदिर का चूंकि वो हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसका एक बनेगा, तो वो एक लोगों ने उसको उस रूप में लिया कि भाई धार्मिक है, हमारी आस्था का विषय है, सब उससे प्रसन्न हुए। कोशिश हुई, अभी भी हो रही है, अभी भी कांग्रेस को प्रधानमंत्री जी हर सभा में राम मंदिर का मुद्दा, कल भी उन्होंने उत्तर प्रदेश में उठाया कि वो, लेकिन पब्लिक में उस तरह से हमें तो कम से कम नहीं दिखा जैसे हमने उस समय जब अडवाणी जी और की रथ यात्रा के दौरान या राम मंदिर को लेकर के जो वो था। बाकी फिर एक कोर्स आया, जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया तो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कहा प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन वो भी बहुत बाई नहीं किया लोगों ने। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर को लेकर जो अपोजिशन आरोप लगाता रहा, वो भी कोई बहुत ज़्यादा ज़मीन पर दिखाई नहीं पड़ा। पब्लिक में ऐसा नहीं कि लोग गाली देते प्रधानमंत्री जी को या उनके खिलाफ वो करते, वो कहीं दिखे नहीं। जैसे कि आमतौर पर जब एंटी इंकम्बेंसी सरकार के खिलाफ होती तो 89 में राजीव गांधी को लेकर के लोगों में गुस्सा दिखाई पड़ता था, 96 में नरसिम्हा राव को लेकर गुस्सा दिखाई पड़ता था, तो वैसा गुस्सा मोदी जी को लेकर कहीं दिखा नहीं। तो जैसे 14 में मनमोहन सिंह पर व्यक्तिगत गुस्सा ना हो, लेकिन ये गुस्सा था कि उनकी सरकार में ये सब हुआ, तो वैसा नहीं हुआ। तो इसलिए इस बार अभी तक जो पहला फेज चुनाव हुआ है, मुझे लगता है 2-3 चीज़ें उसमें हुई हैं। एक तो ज़्यादा चुनाव लोकल हो गया, चूँकि हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा था लोकल और वोकल का, तो इस बार ये चुनाव भी लोकल और वोकल ज़्यादा होता दिखाई पड़ा पहले फेज़ में। अब आप बात करिए लोगों से, तो ठीक है, एक ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि पूरी तरह से लोगों ने प्रधानमंत्री जी की जो छवि है, जो लोकप्रियता है, उसको अनदेखा किया। वो एक वर्ग है जो उनको वोट दे रहा है, लेकिन जिस तरह एन मास में लोग उस पर देते थे, इस बार कैंडिडेट को भी लोग देख रहे हैं। इस बार स्थानीय समीकरण भी देखे जा रहे हैं, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूतों की पंचायतें, और कल की खबर तो यहाँ तक कि कई गाँवों में राजपूतों ने वोट ही नहीं डाला, कहीं डाला तो बड़े अनमनेपन से डाला, उसमें भी अलग अलग खबर नाराजगी। इस तरह के जो लोग स्थानीय मुद्दे, कुछ मुद्दे जिनको शायद विपक्ष उठा पाया कि नहीं उठा पाया, लेकिन जनता के बीच में तो है। महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो हैं जनता के बीच में। और अगर आप जाएं लोगों से बात करें तो लोग ये बात कहते हुए मिले। उत्तराखंड में 1-2 सीटों पर जो लड़ाई बताई जा रही है, वो उसके पीछे अग्निवीर का एक बड़ा मुद्दा है। कल मैंने उत्तराखंड में बहुत लोगों से बात की, नैनीताल में की, देहरादून में की, और ये तो बताया लोगों ने कि अग्निवीर को लेकर लोगों में मुद्दा जो है उस पर फिर से बना, और बेरोजगारी का मुद्दा जो है बना, महंगाई तो है। तो कुल मिलाकर के चुनाव जो है ये स्थानीय इसको लेके और पर ज्यादा रहा। यही राजस्थान में भी थोड़ा उत्साह कम निश्चित तौर पर। हाँ, जैसे लोग निकल के, अब जो चिंता की बात है इसमें महत्वपूर्ण यह है कि जो भी वोट पड़ा है वो किस पार्टी के समर्थकों का वोट ज़्यादा पड़ा है, नतीजे उससे तय होंगे। क्योंकि हर पार्टी की कोशिश होती है कि उसका अपना वोट ज़्यादा से ज़्यादा पड़े। तो अगर मान लीजिए वोट परसेंटेज 5.5% कम हुआ उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक विशेष पार्टी मान ली भाजपा ने अपना वोट डलवा लिया, तो भाजपा के लिए फायदा होगा। अगर भाजपा का वोट कम पड़ा और विपक्ष ने अपना वोट डलवा लिया तो उसको फायदा होगा। है मामला एक तरफा ही। अगर फर्स्ट फेज की वोटिंग देखें तो आपके एनालिसिस, जिसका वोट ज्यादा पड़ा होगा उसके पक्ष में नतीजे होंगे। चलिए
अनुराग जी, सर जिस तरीके से भी कह रहे थे कि थोड़ा सा क्षेत्रीय पुट इस बार ज़्यादा दिखा है कंपैरिजन टू नेशनल चेहरे और नेशनल विषयों के साथ, क्या उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये सब जो जिनको कि कहा जाता है कि यही तय करते हैं कि कौन सरकार बनाएगा, यहाँ का वोटिंग परसेंटेज थोड़ा परेशान करने वाला है? देखिए, वोटिंग परसेंटेज एक जीत और हार के बियॉन्ड भी कम होना एक परेशान करने वाली चीज़ है कि इससे ये लगता है कि लोकतंत्र के प्रति लोग जागरूक नहीं हैं, अपने मत का उपयोग करना नहीं जानते या उसका महत्व नहीं जानते, तो वो अपने आप में एक चिंता का विषय है। अब देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये जो मतलब वो एक्सीडेंटली पड़ा कि फ्राइडे को वोटिंग दिन था, सैटरडे संडे छुट्टी पड़ गई, तो जो बहुत बड़ा मतदाता का वर्ग है, मुझे ऐसा लगता है वो छुट्टियों में या रिश्तेदारों के यहाँ जाने में उन्होंने उसको ज़्यादा बेहतर समझा, बल्कि या कि अपने मत का उपयोग करने के। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, इसमें मुझे एक चीज़ और भी लगती है, ये इसका हालांकि इसको कैसे इसको ऑथेंटिकेट किया जा सकता मैं नहीं जानता, कि ये जो मिडिल क्लास है ये सबसे ज़्यादा उदासीन है अपने वोट को लेके, अपने मत के महत्व को लेके सबसे ज़्यादा उदासीन मध्य वर्ग है। हालांकि मध्य वर्ग की अब रेंज बहुत बढ़ चुकी है, मध्य वर्ग की बहुत ऊपर से लेके बहुत नीचे, हाँ, तो लेकिन ये अपने मत के को लेके सबसे ज़्यादा उदासीन है। और इसी का जो होता है, जो वोटर ड्रॉप होता है, जो परसेंटेज में कमी आती है, वो मध्य वर्ग ही आमतौर पे कम होता है। अच्छा, एक चीज़ और भी हुई है इस बार कि चूंकि 7 चरणों में चुनाव है, 1.5 महीने के आसपास पूरा चुनाव चलना है, तो वो जो जोश होता है और जो माहौल गर्माता है वो अभी इतना लगा नहीं। हो सकता है दूसरे तीसरे चरण में वो गर्मी आए, वो हो। अच्छा, इसमें जैसे विनोद सर बोल रहे हैं कि इसमें कौन सी पार्टी अपने वोटर को ले आई और जो नहीं ला पाई वो गिर गया, तो इसमें जो ग्राउंड पे मैंने अभी तक देखा है कि संगठन विपक्ष का कहीं भी नहीं है। कम से कम जो जितने भी राज्यों के आपने हिंदी स्पीकिंग राज्यों के नाम लिए, वहाँ संगठन तो कांग्रेस ने अपने आप खुद खत्म कर लिया। सपा चूंकि क्षेत्रीय दल थी, वहाँ पे इसके पास सरकार में ना होने की वजह से क्षेत्रीय दल का अपने आप ही धीरे धीरे इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, लोग टूटने लगते हैं, लोग निराश हताश होने लगते हैं। और क्षेत्रीय दलों में आमतौर पे वो राजनीतिज्ञ होते हैं जो आमतौर पे व्यापारी होते हैं और उनको सत्ता से लाभ लेना होता है, तो जो भी सत्ता में होता है वो उसी के साथ दिखाई देते हैं। और अगर वो सत्ता के साथ नहीं जा सकते हैं तो वो उतने दिन शांत रहते हैं जब तक जिस राजनीतिक दल से उनका अलाइनमेंट है वो वापस पावर में नहीं आता, लाभार्थी एक तरह से। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी का वोटर कम हुआ होगा। कांग्रेस का चूंकि संगठन नहीं है तो वहां पे लोगों को लाने वाला कौन है, और कांग्रेस का वोटर और समाजवादी का वोटर जो है, समाजवादी का फिर भी हम कह सकते हैं कि जो मुस्लिम मतदाता है वो अपनी इनिशिएटिव पे आया होगा वोट डालने के लिए, लेकिन कांग्रेस का मतदाता मुझे नहीं लगता कि उसको पार्टी की विचारधारा से, क्योंकि जो कांग्रेस का एक्चुअल वोटर जिस विचारधारा के साथ जुड़ता था, अब तो वो विचारधारा पार्टी की रही नहीं ना, पार्टी की विचारधारा ही अलग हो गई। तो जो विचारधारा वाला वोटर था जो कांग्रेस का पुराना, वो तो खत्म हो चुका है। तो जो लॉस हुआ है वो इसमें विपक्ष का ही, मुझे जो मेरा अपना अंदाजा है वो है, दिखाई पड़ता है। ठीक है राखी मैम, 2019-2014 जैसा जोश, 2019-2014 जैसा जो एक वोटर्स के भीतर एक जो एक तरीके के लिए उत्साह जो रहा है, आप देखते हो कि वो इस पहले फेज के बाद थोड़ा सा कम होता दिख रहा है, या हो सकता हो आगे और बढ़े? देखिए, 2 बातें हैं और मैं सबकी बातें सुन भी रही थी। एक तो पहले मौसम को हम देख लें, मौसम गर्म हो गया है, खासकर यहाँ कुछ क्षेत्रों में, जैसे अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ कुछ अलग था, वहाँ बारिश भी हुई, लेकिन ये जो गर्मी है, और जैसे मैं सुन रही थी एक और नेता को कहीं, वो कह रहे थे ये गर्मी नहीं दिखाई दे रही है। तो मौसम तो गर्म है, लेकिन लोगों में वो जो एक गर्मी होनी चाहिए, सब लोग मेरे ख्याल से यहाँ मानेंगे भी, सब बात भी कर रहे हैं, वो उस तरह से नहीं दिखाई दे रहा। और हम सबको इसके बारे में कहीं ना कहीं सोचना भी पड़ेगा कि क्या ऐसी कारण है। जैसे इन्होंने उदासीन शब्द का प्रयोग किया, लेकिन क्या ऐसे कारण है कि बहुत मुखर होके या बहुत अग्रेसिव होके नहीं आए हैं, वो सोचना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक अगर आप मुद्दों की बात करें तो मुद्दों की बात में जो हमने जितने वोटर्स को देखा, सुना है, बात की है,
और जो एक पर्सपेक्टिव और परिप्रेक्ष्य सामने आया है उसमें ये लगता है कि कहते हैं मोदी जी के प्रति आस्था है, पूरा विश्वास है, लेकिन लोगों को अब ये भी ज़रूर, जैसे लोकल गवर्नमेंट की बात होती है, अपने मुद्दों की बात भी समझ में आई है। तो हर वक्त वो रोज़गार की भी बात करते हैं, महंगाई भी फैक्टर है, अपने लिए अगर बिजली, सड़क, पानी जैसी चीज़ों के लिए भी बात करते हैं। अगर आप मुझे जम्मू कश्मीर में उधमपुर सीट में जाने का मौका दें तो वहाँ की मैं बात करूँगी कि वो एक अच्छी चीज़ वहाँ नज़र आई कि लोकतंत्र के लिए लोगों में बहुत आस्था नज़र आई। बहुत सारे लोग निकल कर सामने आए, 65% के अराउंड वहाँ पर परसेंटेज रहा है पोलिंग का, हाँ के अराउंड है, उससे पॉइंट कुछ और % ज़्यादा। तो वो लोगों में दिखा कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि इतने टाइम के बाद उनको वोट देने का एक मौका मिला, और ये वहाँ पे ईगरनेस बहुत दिखाई दी। पुरुष, महिला, फर्स्ट टाइम वोटर्स वो बहुत सारे निकले। पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही थी वहाँ, तो इसलिए वहाँ पर वो देखना पड़ेगा कि वो परसेंटेज, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी बैलेट के और से वोट कलेक्ट होने हैं। लेकिन ये चीज़ वहाँ पर अच्छी दिखी कि लोकतंत्र के प्रति वहाँ पे आस्था बहुत है। लेकिन जब हम यहाँ की बात कर रहे हैं, सेंट्रल इंडिया की और उत्तर भारत के और तमाम क्षेत्रों की, तो वहाँ लग रहा है कि आखिर क्या बात है कि वो इस तरह से एक तरह की उदासीनता, जैसे उन्होंने मध्यम वर्ग की बात कर दी, कि दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि लोग अब लेकिन अपना एक प्रतिनिधि चाहते हैं, ये भी बात निकल कर आई है। वो कहते हैं कि वो जो हमारी बात को लेकर आगे जाए और हमारी बातों को आगे पहुंचाए। तो कहीं ना कहीं मन में ये ज़रूर है कि उनकी ज़िंदगी बेहतर कैसे हो, इसके लिए वो ज़रूर अब पहले से ज़्यादा चाहते हैं। लेकिन जैसा कि सबने ही ये कहा कि एक विश्वास जो है, ब्रांड मोदी है, वो बरकरार है। ये सब शायद हम सब लोगों ने बात की है, वो बिल्कुल बरकरार है। और उनको लगता है कि अगर कोई चमत्कार होना है या कुछ अच्छा होना है तो वहाँ से होना है, ये बात उनमें ज़रूर है। एट द सेम टाइम ये चीज़ नज़र आ रही है कि हमारे बच्चे स्कूल अच्छा जा पाए, हेल्थ की सुविधा में ज़्यादा अच्छी हो पाए, सड़कें, खासकर अगर आप उत्तर क्षेत्रों में देखें, पहाड़ी इलाकों में सड़कें, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा नैरेटिव है, विकास का नैरेटिव। और बहुत लोगों को लगता भी है कि बहुत सारा कुछ हुआ है। खासकर अगर आप जम्मू कश्मीर में भी बात करें, खासकर जम्मू रीजन की, उधमपुर की, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि सड़कों के बारे में और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हुआ है और ये लोगों को समझ में भी आता है। लेकिन क्या ऑपोजिशन अपनी स्ट्रैटेजी बना पाए, एक बड़ा सवाल है। क्या इतनी प्रॉम्प्टनेस के साथ इश्यूज को आगे ला पाए, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ये हम सब देख रहे हैं कि अगर आपके पास स्पेस थी तो क्या वजह रही कि आप उसको उस तरह से कंसोलिडेट होकर उठा नहीं पाए। ये भी चर्चा का एक विषय है कि किस तरह से आप अपनी रणनीति को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन तमाम जगह पे, बहुत जगह हम कैंडिडेट्स को देख रहे हैं, कुछ नए चेहरे हैं, तो लोग ऐसा भी नहीं है, देख भी रहे हैं कि हम किस तरह से आके उनको, वो हमारे लिए क्या कर पाएंगे। जो विपक्ष है वो थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, हो सकता हो ईगरनेस जो वोटर्स की है उसकी कमी की। बिल्कुल है। अवधेश सर जी, जो अनबनेपन की बात है ना, अभी एक सर्वेक्षण हुआ था, एक चैनल ने कराया था, उसमें ये सवाल पूछा गया, और भी तमाम सवाल पूछे गए। उसमें सवाल पूछा गया कि आपकी समस्याएं जो आप उठा रहे हैं कौन हल कर सकता है। तो उसमें 32% लोगों ने कहा बीजेपी और 18% लोगों ने कहा कांग्रेस, और आश्चर्यजनक रूप से 48% लोगों ने कहा कि कोई नहीं, जो पहले उल्टा होता था। और इस 3 के अलावा उसमें भी उनको भी 10-5% जो थे कि कह नहीं सकते, वो भी कोई नहीं में ही जाएंगे, यानी वो 58% हो जाएगा जाकर के। तो ये जताता है कि लोगों में राजनीतिक दलों के प्रति जो विश्वास था वो कम हुआ है। अरे सब एक ही जैसे हैं, सब, ये पहले था नहीं ये गड़बड़ है, ये ठीक है। अब एक भावना ये आ गया, अरे सब पॉलिटिक्स में सब एक ही जैसे हैं। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अवधेश सर, ब्रांड मोदी की बात अगर लगातार हो रही है और कहा यह जा रहा है कि ब्रांड मोदी ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं, तो वोटिंग परसेंटेज का कम होना कैसे देखते हैं इसको? दूसरी चीज़ जो राखी मैम ने बड़ी अच्छी बात की कि विपक्ष जो इतना वीक, इतना कमज़ोर दिखाई पड़ता है, क्या उसकी वजह से वोटर्स की जो ईगरनेस है, जो उत्साह है, उसमें थोड़ी कमी दिख रही है पहले फेज़ के बाद? राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम लोकसभा चुनाव का एनालिसिस करते हैं तो ये निष्कर्ष सही है, लेकिन अलग अलग राज्यों में विपक्ष भी शक्तिशाली है। अलग अलग राज्यों में विपक्ष ने बेहतर चुनौती दिया है, उसके प्रदर्शन बेहतर रहे हैं। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में एक तो ठीक है कि ऑल इंडिया लेवल पर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऑरा है, उनकी ओर आकर्षण है, कुछ राष्ट्रीय मुद्दे हैं। लेकिन अब अगर भारत अब वर्तमान चुनाव के अनुसार देखें तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वोटिंग है, और मुझे ऐसा नहीं लगा है कि बिल्कुल इतना वोटिंग कम हो गया, क्योंकि लेटेस्ट जो आंकड़ा है ये करीब 68.99% आया है, जो लेटेस्ट आंकड़ा है। और पिछली बार टोटल मतदान जो था 69.43%, तो 1.14% का अंतर इतना बड़ा नहीं होता है।
हाँ, कुछ राज्यों में जहां ज्यादा घटा है वो देखने की आवश्यकता है। अन्यथा वोटिंग परसेंटेज, देखिए कोई भी चीज अगर पीक पर जाती है, हमको मान के चलना चाहिए कि इस समय जो भारत की स्थिति है वो 65 से 67-68% के बीच ही वोटिंग की स्थिति है लोकसभा चुनाव में, और उतनी वोटिंग हुई है। ये मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं कि वोटिंग बिल्कुल घट गया है। राज्यों के अनुसार देखिए तो सबसे अधिक तो जो है लक्षद्वीप सीट पर 83.88% वोट हो गया है, जलपाईगुड़ी में 82.15% हो गया है, त्रिपुरा पश्चिम पर 81.62% है। तो ये इतना कम नहीं है जितना हम लोग माने पहले, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। नहीं, पूर्वोत्तर पर तो हम फिर भी बात करेंगे। अभी आपसे हिंदी बेल्ट की वो है, यूपी बिहार हिंदी का अभी तो उन्होंने कहा, लेकिन जो लेटेस्ट आंकड़ा है ये हमने अभी इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट देख रहा था, ये अमर उजाला ने ही लेटेस्ट किया। इसने 63.88% पिछली बार था इस फेज में, 60.25%। तो मैं इसको बहुत कम नहीं मानता हूँ। उसी प्रकार से जैसे उत्तराखंड में थोड़ा 6% वोट कम गया है। अब देखिए छत्तीसगढ़ में तो बढ़ गया है मतदान, 65.80 के जगह 67.56 है। तो ओवरऑल आप बिहार में जरूर 53% के जगह 48-49% हो गया, 4-5% घटा है। लेकिन ये मैं नहीं मानता हूं कि बहुत ज़्यादा वोटिंग घट गई है। ये इस आंकड़े को देखने से ऐसा नहीं पता है, कहीं कहीं बढ़ा भी है। जम्मू कश्मीर में बढ़ गया, 11% वोटिंग बढ़ गई है, और लक्षद्वीप में लगभग पिछले बार जैसे हमने कहा लगभग समान है। तो ये अलग अलग। उत्तर प्रदेश का जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, देखिए उत्तर प्रदेश में क्षेत्र वाइज थोड़ा थोड़ा रहा है। सहारनपुर में वोटिंग परसेंटेज काफ़ी हुआ है, दूसरी जगह कहीं घट गया है। तो ये देखने की आवश्यकता होती है। वोटिंग परसेंटेज जो है, दोनों पक्षों का वोटिंग परसेंटेज, जैसे पश्चिम बंगाल में देख रहे थे कि दोनों पक्ष के वोटर निकल रहे हैं, इतना वहां दोनों पक्ष में मतलब एक को हराओ और दूसरे को जिताओ, ये भाव इतना तीव्र है पश्चिम बंगाल में कि दोनों तरफ के लोग लड़ रहे थे, कहीं कहीं लड़ भी रहे थे, हालांकि बड़ी हिंसा नहीं हुई है। तो जब दोनों तरफ आलोड़न होता है तो वैसी स्थिति है। बाकी जगह क्या हुआ, देखिए कारण समझने की आवश्यकता है। गर्मी तो खैर है, हमको गया में मैंने बात की, एक आदमी ने फोन किया कि सर यहाँ तो इतनी गर्मी थी कि 3 बजे हम लोगों का मतदान केंद्र खाली हो गया। लेकिन ये बात सच है कि इस बार हराने वाली जो शक्तियां हैं सरकार को, वो घर में बैठेंगी, इसको मैं स्वीकार नहीं करता। जिताने वाले के अंदर अगर वो प्रेरणा नहीं हो तो वो थोड़ी देर बैठ सकते हैं, लेकिन जिसको है कि इसको हर हाल में हराना, जैसे मुस्लिम वोटर वो घर में बैठ जाएगा, इसको मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। बिहार और यूपी में यादव वोटर वो घर में बैठ जाएगा, इसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो अगर उनको बीजेपी को हराना है तो वोट डालने निकलेंगे, और कैराना में 95% मुस्लिम वोटिंग की बात आ रही है, तो वो निकले हैं। तो इसलिए ये जो इसके आधार पर कुछ मूल्यांकन करना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन ओवरऑल जो कारण है, पहला, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत स्मूथ चुनाव था। वो 400 का नारा जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता था, लेकिन नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही फर्स्ट फेज के कैंडिडेट्स का अनाउंस हुआ है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में असंतोष उभरने लगा है। दूसरे फेज आते आते ज़्यादा असंतोष उभरे हैं। और राज्यसभा चुनावों में कुछ ढंग से, जैसे अब एक महाराष्ट्र में अशोक चौहान को राज्यसभा भेजना, वो केवल महाराष्ट्र में नहीं, वो सारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, किसी पार्टी में जो होते हैं 5% 7% लोग जो वर्क करते हैं, जिसकी अपनी आकांक्षा होती है कि हम भी लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में जाएं, उनको लगता है कि मेहनत हम करें, आप बाहर से ले आए। यूपी में आरपीएन सिंह का राज्यसभा जाना और लोगों का मुद्दा बन गया है, तो बाहर से लोगों को बीजेपी लाई है, उनको एडजस्ट करना कठिन हो रहा है। असम में मेरी कुछ लोगों से बात हुई, वो कहे कि हमारे कार्यालय में तो कांग्रेस, पुराने कांग्रेसी हावी रहते हैं, क्या काम करें। तो कई फैक्टर्स इसमें काम कर रहा है। तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन, अच्छा ये केवल बीजेपी में नहीं है, दूसरी पार्टियों में भी कैंडिडेट्स को लेकर के, स्थानीय कैंडिडेट्स को लेकर के जो असंतोष है, विद्रोह है, तो लोग साथ तो काम करने के लिए कार्यकर्ता निकल रहे हैं कि बड़े नेता हैं साथ काम करने के लिए, जैसे ही नेता चले जाते हैं या तो घर में बैठ जाएंगे या विरोध में काम कर रहे हैं। ये स्थिति इस समय सभी पार्टियों को झेलनी पड़ रही है। तो और ये इससे मतलब इवन जो विपक्ष की पार्टी है, अखिलेश यादव की पार्टी को कई जगह झेलनी पड़ी, कैंडिडेट हटाना पड़ा, फिर वापस लेना पड़ रहा है। तो ये एक इस समय बड़ा कारण है कि राजनीतिक पार्टियां, जो देश ने पिछले 2 चुनाव में पैराडाइम शिफ्ट करके और बाहर निकल के किसी के पक्ष और किसी के विपक्ष में मतदान किया, उस भावना को कंसोलिडेट करने के लिए जो कैंडिडेट्स अच्छे देने चाहिए, जो मुद्दे बनाने चाहिए, जो अपनी भूमिका होनी चाहिए, और अननेसेसरी दल बदलुओं को जो किस कारण से बदल रहे हैं उनको महत्व नहीं देना चाहिए, जिससे लोग उभर रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि जाति और क्षेत्र से ऊपर उठ करके जिन लोगों ने 2014 मतदान में किया,
किया है। अगर वो देखेंगे कि भाई पार्टी, ये भी पार्टी जाति और क्षेत्र की थोड़ी बात करने लगी तो उनके अंदर थोड़ी निराशा होती है। लेकिन कुल मिलाकर जो अभी दिखाई दे रहा है, वोटिंग परसेंटेज से मैं निराश नहीं हूं। हर देश का एक पीक पॉइंट होता है, तो ये मान लेना चाहिए कि अभी हमारे देश का पीक पॉइंट 68 से 69% है। इसलिए अंतिम फेज आते आते कितना होगा इस पर निर्भर करेगा। बिल्कुल सर, सबको सुना आपने जिस तरीके से। अभी सबका ही यही कहना है कि पहले फेज में बहुत जल्दीबाजी है, अभी 6 चरण और बाकी हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज पर जो एक थोड़ा सा भरोसा है वो शायद एक आम वोटर का थोड़ा कम दिख रहा है, जो कि चिंता का विषय भी है लोकतंत्र के लिहाज से। आप कैसे देखते हैं? प्रतीक्षा, बहुत लंबे और थका देने वाले चुनावों में बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम बहुत महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। पहले चरण का मतदान पूरा ही हुआ है और बहुत अच्छी बातें वरिष्ठ पत्रकार साथियों के माध्यम से खबरों के खिलाड़ी में आई है, जिसने अपनी पहचान कायम की है इस शो में। और वो इसीलिए है कि आप देख रहे हैं कि किस तरह का अध्ययन है, किस तरह की ज़मीनी पकड़ है और किस तरह मुद्दों को सामने रख रहे हैं। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। जो 1.5-2% का अंतर है, जिसकी तालिकावार बहुत अच्छी अमर उजाला ने बनाई है, तालिका डिजिटल पर भी है, अखबार पर भी है, अवधेश जी ने बात सामने रखी, वो अंतर पाटा है उन्हीं ने जो आगे पढ़ा है उत्तर पूर्व के वोटरों ने। वो अंतर ज़्यादा बड़ा है अगर आप उत्तर पूर्व को अलग हटाकर पूरे वोटिंग परसेंटेज को देखते हैं तो। उसमें जो अनुराग जी ने कहा वो मुद्दा तो है ही प्रभावी। उस मुद्दे का प्रभाव ये है कि पाश्चात्य की जो एक बहुत बड़ी संस्कृति है वीकेंड कल्चर वाली, वो भारत के मध्य वर्ग पर, नौकरी पेशा वर्ग पर बुरी तरह हावी हो चुकी है। और दुनिया के किसी भी सुख से बड़ा वीकेंड का सुख है, इसको हमको मानना चाहिए कि हावी हो चुका है। और ये हम देखते हैं वर्क कल्चर में कि 5 दिन इतना काम कर लिया है कि अब 2 दिन चाहे चुनाव हो, चाहे मतदान करना हो, चाहे राष्ट्र का ही मुद्दा हो, हमें तो। और जो हम उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे जो हिंदी भाषी राज्यों की बात करें तो वहाँ एक और प्रभाव है जिसका कल अध्ययन हो रहा था। मैंने देखा हमारे यहाँ पे 1-2 खबरों में आया है, छिटपुट कुछ संवाददाता हमारे ऑन ग्राउंड बता रहे थे, लेकिन वो बात हल्के में चली गई। वो महत्वपूर्ण बात है। रामनवमी की वजह से पहले ही छुट्टी थी, बीच में केवल 1 कार्य दिवस था वर्किंग डे गुरुवार का, फिर शुक्रवार को वोटिंग की वजह से फिर छुट्टी थी। समझदार लोग 2-2 महीने 3-3 महीने पहले कैलेंडर देख के छुट्टियां तय कर लेते हैं। तो अगर आप गुरुवार को छुट्टी ले लो तो 5 दिन की छुट्टी हो गई, एयरलाइन की रिजॉर्ट। हाँ, तो ये हालांकि विडंबना है और दुख का विषय है। और इसको लेकर चुनाव आयोग से लेकर राजनेताओं से लेकर सामाजिक जागरूक लोगों से सब लोग कहते हैं कि भाई पहले वोट दो। तो एक ये प्रभाव ज़रूर है। किसका वोटर घर बैठ गया, इसका सही उत्तर तो सिर्फ और सिर्फ 4 जून को ही मिल सकता है। हम लोग सिर्फ आकलन कर सकते हैं, लेकिन किसी न किसी का वोटर तो निरुत्साहित है। वो किसका वोटर है पता नहीं। एक बात तय है कि विपक्ष में नेता और चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं, संगठन चुनाव नहीं लड़ रहा है। संगठन के स्तर पर अभी सबसे मजबूत कोई दिखाई देता है तो भारतीय जनता पार्टी। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी आक्रामक तरीके से रणनीति बनाने, मुद्दों को ज़बरदस्त तरीके से उठाने, 400 पार का नारा लगाने, जो भारत रत्न के पुरस्कार है वो देने, जाति और वोट बैंक के आधार पर दल बदल करवाने में ही इतनी व्यस्त हो गई संगठन के स्तर पर? वो पन्ना प्रमुख वाली जो ज़मीनी रणनीति है उस पर उतना गहराई से काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए। हमारे ही रिपोर्टर कल लाइव में कह रहे थे राजस्थान से कि बूथ पर देखा जाए तो विपक्ष के तो नहीं ही लगे हैं, लेकिन भाजपा के बूथों पर भी पहले जैसी हलचल दिखाई देती थी वैसी नहीं दिखी। बूथ के ही एक भाजपा के टेबल पर बैठे कार्यकर्ता ने कहा कि पहले ये होता था हर 1 घंटे में हमारे पास संगठन से भी फ़ोन आता था कि क्या चल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण फीडबैक है ये। और अगर उस तरह का फ़ोन नहीं आया है तो संगठन भी क्या उसको, जिसको अंग्रेजी में हम कैजुअली कहते हैं, हल्के में ले रहा है? क्या आपको लग रहा है 400 के नारे से या रणनीतिक जो उठापटक की गई है केवल उसी से और मोदी के चेहरे से ही काम हो जाएगा? जब भी कोई हल्के में लेता है किसी भी चीज़ को, वो कितना भी बड़ा राजनेता हो, कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो, कितनी भी बड़ा संगठन हो, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कितना बड़ा कारपोरेट हो और कितना भी बड़ा प्रोडक्ट हो और कितना ही मशहूर हो, अगर आपने हल्के में लिया तो समझ लीजिए कि उसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। पर क्या यही कारण है? ये हम नहीं कह सकते। अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। लंबे, थका देने वाले, गर्मियों से भरे चुनाव हैं। इसमें बहुत सारे कारक हैं जो प्रभावित करेंगे, लेकिन जिसका वोटर घर बैठेगा उसको नुकसान 4 जून को होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिसका वोटर घर बैठेगा उसको नुकसान तो है ही, बट अभी सिर्फ पहले फेज की वोटिंग हुई है। हम अपने तमाम दर्शकों से भी ये अपील करते हैं। जी, जैसे हम लोग पूर्वोत्तर में 80% हो गया था, पूर्वोत्तर पर ही आ रही हूँ मैं। हाँ, तो उसी में बोल कि आप चलिए पूछ लीजिए, फिर उसी में जोड़ दूंगा।
हम अपने दर्शकों से भी अपील करते हैं कि अगर आपके क्षेत्र में वोटिंग का दिन है तो निश्चित तौर पर घर से बाहर निकलिए। आप ही लोकतंत्र में माई बाप हैं, आप ही लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही सब कुछ होती है। हम सवाल तभी कर सकते हैं जब हम अपने अधिकार मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। वोटिंग परसेंटेज पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको बता दें कि पहले चरण की वोटिंग के बाद जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त देश में दिखाई पड़ रही है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर, चाहे वोटर्स को लेकर, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब हिंदी बेल्ट की बात एक हिस्से में हो चुकी है, अब जरा बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की, पूर्वोत्तर की। सर, पूर्वोत्तर हमेशा से अच्छा परसेंट देता है, चाहे 14 देखिए, 19 देखिए, उसके पहले देखिए। कई सारे राज्यों में पूर्वोत्तर के परिसीमन के बाद सीटें बदली हैं, जो अभी हाल में हुआ। जिस तरीके से इस वक्त वोटिंग परसेंटेज वहां दिख रहा है, क्या वो हिंदी बेल्ट से के कम वोटिंग परसेंटेज को कंपनसेट करेगा? और दूसरा, वहां की हाई वोटिंग किस तरीके से आप बतौर वरिष्ठ पत्रकार देखते हैं कि क्या फायदा क्या नुकसान? देखिए, पहली बात तो ये है कि पूर्वोत्तर में आबादी कम है, सीटें भौगोलिक रूप से तो क्षेत्रफल है, जैसे अरुणाचल में आप देखिए 2 सीटें हैं, जबकि क्षेत्रफल उस दिल्ली में 7 सीटें हैं। 1400 स्क्वायर किलोमीटर का दिल्ली और कितने 83,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का अरुणाचल, वहाँ 2 सीटें हैं, यहाँ 7 सीटें, तो आबादी वहाँ कम है। अब जिस बूथ पे मान लीजिए 100 वोटर हैं, वहाँ अगर 70 लोगों ने वोट डाल दिया, 80 लोगों ने, तो 80% हो गया। लेकिन जहाँ 1000 वोटर हैं, वहाँ अगर 100 लोगों ने भी वोट डाला तो 10% हुआ। तो ये देखना पड़ेगा कि वो जो वहाँ का परसेंटेज हाई जो वो लगता है, वो इस कारण भी लगता है कि आबादी कम है, लक्षद्वीप हो गया या इस तरह के, और जहाँ आबादी ज़्यादा है तो वहाँ आपको ज़्यादा परसेंटेज के लिए ज़्यादा लोगों को निकालना पड़ेगा। एक तो ये कारण है। दूसरा एक और चीज़ है कि पूर्वोत्तर में इसलिए भी लोग निकलते हैं ज़्यादा वोट डालने के लिए कि वहाँ जो पर्सनल कनेक्ट है, चूँकि छोटे आबादी कम होने से जो उम्मीदवार है उसको सुविधा होती है लोगों से पर्सनल कनेक्ट बनाने में। अगर एक चुनाव क्षेत्र की मान लीजिए 2 लाख लोग हैं वहाँ पर और एक 20 लाख लोग हैं, तो एक एमपी 2 लाख लोगों के साथ रीच आउट करने में उसको आसानी होगी 20 लाख की बजाय। तो जो 20 लाख वोटर हैं उनको जो है व्यक्तिगत उस सांसद के साथ लगाव नहीं होता जो 2 लाख लोगों को होता है। तो ये भी पूर्वोत्तर का ज़्यादा कारण है कि हर व्यक्ति जो है उससे जुड़ा हुआ है, अपने सांसद से, अपने प्रतिनिधि से, तो वोट डालने भी जाने में आसान है। ये सब कारण है। थोड़ा शिक्षा का वहाँ पर जो आधुनिक शिक्षा है, वहाँ काफ़ी लंबे समय से पहले क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने काफ़ी काम किया, फिर संघ ने भी अपना जो काम किया और सरकारों ने भी अपने अपने स्तर से किया, और इधर भी पूर्वोत्तर को लेके काफ़ी मौजूदा सरकार का काफ़ी ध्यान रहा है। मोदी जी इतना पूर्वोत्तर गए हैं, तो वो भी एक सब कारण है जिस वजह से पूर्वोत्तर में लोगों में थोड़ा, मुझे लगता है, चुनावों के प्रति ज़्यादा जागरूकता आई। लेकिन अभी मैं अखबारों की रिपोर्ट पढ़ रहा था, मणिपुर की तस्वीर बड़ी दुखद है। हमको उसका जिक्र जरूर करना चाहिए। मणिपुर इस देश का वैसे ही हिस्सा है जैसे जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, तमिलनाडु है, कोई भी राज्य है। और मणिपुर में पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 तारीखों को वोटिंग हो रही है। आज ही मैंने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़ी कि मणिपुर के लोग कह रहे हैं कि लगता है हमारे वोट की वैल्यू नहीं है। तो ये कम से कम सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, चुनाव आयोग को और पूरे देश को इस पर ध्यान देना चाहिए कि देश का कोई भी राज्य इस चुनावी और लोकतांत्रिक महायज्ञ में अपने को असहाय और अकेला न महसूस करे। मणिपुर के लिए ये सोचने का विषय है। पूर्वोत्तर वैसे भी, जैसा कि सर ने भी स्पष्ट किया कि पूर्वोत्तर में जो वोटर्स हैं वो अपने जो उम्मीदवार हैं उनसे कनेक्टिविटी उनकी ज़्यादा होती है, संख्या कम होने की वजह से। लेकिन क्या वो हिंदी बेल्ट के राज्यों की कम वोटिंग परसेंटेज को उसको बैलेंस कर पाएंगे? अनुराग सर, जैसे कि अभी सर भी कह रहे थे, पूर्वोत्तर को आप कैसे देख रहे हैं? पहले चरण में पूर्वोत्तर की बहुत सारी सीटों पर वोटिंग भी हो गई। क्या हिंदी बेल्ट वाला जो मामला है वो वहाँ से कंपनसेट होगा? उसी सवाल के साथ में आपके पास भी देखिए, कंपनसेट क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब तो 4 जून को ही पता लगेगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि नॉर्थ ईस्ट लोकसभा में बहुत ज़्यादा लोग नहीं भेजता है, एक चीज़ तो ये स्पष्ट है। तो जो इसी वजह से शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इतना ज़्यादा
वहाँ पे फोकस नहीं कर पाती। लेकिन वो फोकस कर पाएँ या ना कर पाएँ, वो जो विनोद जी ने बोला वहाँ पे पर्सनल कनेक्ट, वो मुझे याद PS संगमा जी होते थे, जब वो चुनाव प्रचार करते थे तो उनकी पर्सनल डिशेस उनके सपोर्टर्स को, उनकी लोकसभा के क्षेत्र में लोगों को पता होता था और वो उनको बना बना के खिलाया जाता था। तो इस लेवल का पर्सनल कनेक्ट उस टाइम पे उस क्षेत्र में है। अच्छा खैर, वो लीडर भी बहुत बड़े थे तो वो भी उनका बड़प्पन ही था ये। तो वो जो एक पॉइंट है, फैक्टर है, उसने कहीं ना कहीं जो हायर वोटिंग परसेंटेज है वो एक कारण है। और नंबर 2 कारण, मणिपुर जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और उसको जिस तरह से विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट किया, वो सही है या गलत वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है, उससे वहाँ के लोगों को ये लगा कि हम कहीं लेफ्ट आउट तो नहीं है, हम कहीं अलग तो नहीं छूट गए हैं। तो उसको अपने गुस्से को दिखाने के लिए, जो वो लेफ्ट आउट का जो गुस्सा है वो दिखाने के लिए शायद वोटिंग परसेंटेज थोड़ा बढ़ा है। वो अवधेश जी जो कह रहे थे कि जीताने वाले भले न निकले लेकिन हराने वाले घर से जरूर निकलेंगे। राखी मैम, महिला वोटर्स जो कि 2019 में, 2014 में किसी भी राज्य में देखिए, पूर्वोत्तर में देखिए, हिंदी बेल्ट के राज्यों में देखिए, हर जगह एक कह लीजिए कि एक तरीके से कह लीजिए डार्क हॉर्स, जो एक शब्द शायद इस्तेमाल होता है कि वो छुपे रुस्तम होते हैं और वो जो है काम कर जाते हैं। तो क्या इस वाले पहले फेज के बाद आप देखते हो कि ये थोड़ा सा मिस है वो महिला वोटर्स? देखिए, क्योंकि जो सर्वे में बताया ही गया, हर जगह पिछली बार भी हमने देखा कि महिला वोटर्स की जो संख्या है वो बढ़ी है, जो इलेक्शन कमीशन के भी हमेशा वेबसाइट पे या जो आंकड़े आए, इसलिए अपेक्षा उन पे बहुत रही। नारी शक्ति की हमेशा कैसे उनको उभारा जाए, इस पर बहुत बात हुई। मैं पहले नॉर्थ ईस्ट पर ही आऊँगी यहाँ पे, और ख़ासकर अगर नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर में देखें तो महिलाएं बहुत एक्टिव रही हैं, और महिलाएं कहीं बढ़ चढ़ कर, बल्कि सामाजिक गतिविधियों में, इवन पॉलिटिकल गतिविधियों में बहुत इंटरेस्ट लेती रही हैं। इस बार काम किया है जी बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर तो दोनों ही मेरा क्षेत्र रहा है। तो वहाँ पर, और बोला भी जाता है मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, तो वहाँ पर मेघालय में जैसे अगाथा हैं, महिला हैं, वो कैंडिडेट है इस बार, अम्प्रीन है, हाँ, अभी क्योंकि PS संगमा जी की बात, उन्हीं की बेटी है। तो कनेक्ट की जो बात है वो बिल्कुल है कि अपने लोग तो, और बहुत इक्वल लेवल पे है, मतलब ये नहीं बिल्कुल नज़र आता है कि वो कोई पॉलिटिकल लीडर है तो बड़ा है और हम छोटे हैं। ये वहाँ पर एक सामाजिक, वहाँ का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि बहुत लेवलर है वहाँ पर एक तरह से। तो वो बड़ी एक चीज़ है कि, और महिलाएं मुखर हैं, वो क्योंकि काम वो बहुत ज़्यादा करती हैं तो आवश्यकताएं उनकी ज़्यादा हैं, इसलिए वो बहुत मुखर होकर आगे आती हैं इस बार। लेकिन ऑल टुगेदर हमें देखना होगा कि क्यों और कितनी महिलाएँ किस तरह से आगे आई या नहीं आई। पूरे एक चीज़ मैं प्रतीक्षा ज़रूर यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जो इस बार नज़र आया है पूर्वोत्तर या जिस भी हम क्षेत्र की नेशनली बात कर रहे हैं, कि लोग या तो सोशल मीडिया की वजह से, या क्या, अब वो ये चाहते हैं कि जो चीज़ मेरे हक में है वो मुझे ज़रूर मिले। और ये बात बिल्कुल मुझे लगता है कि एक चीज़ मैं ज़रूर इसको हाईलाइट करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर कुछ लोग बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो ज़रूर चाहते हैं कि जो कनेक्टिविटी मेरे एरिया में है वो बढ़े, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे एरिया में है वो बढ़े, मुझे एजुकेशन, हेल्थ की मैं बात कर चुकी हूँ, वो तमाम चीज़ें मिलें जिससे मेरी एक ज़िंदगी बेहतर हो। तो ये अंडरलाइंग एक करंट मैं देख रही हूँ लोगों में कि वो बिल्कुल अपने एस्पिरेशंस, अपने नीड को लेकर ज़रूर आगे अब अवेयर हैं और चाहते भी हैं बिल्कुल। और उसके लिए मुझे लगता है कि हमें देखना पड़ेगा, कई लोग बता नहीं पा रहे हैं, शायद वो कहते भी नहीं हैं, लेकिन उनमें ये चीज़ है। इस चीज़ को कितना कौन एड्रेस कर पाता है, हमने कैंडिडेट की बात कर ली, हमने ये बात कर ली कि कौन उनकी चीज़ों को आगे ले जाएगा, कौन सही उनके लिए है या नहीं है, ये बातें हो गई हैं। पर ये सबसे बड़ा इस बार 2024 के इलेक्शन में मुझे लगता है उभर कर सामने आएगा। और अभी बहुत देर है, हम सब मानते हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे अभी नॉर्थ ईस्ट की हमने बात की और उसी तरह से जम्मू कश्मीर, तो इनको थोड़ा हमें अलग ढंग से देखना होगा कि वहाँ पर किस तरह से चीज़ें उभरी हैं और बात वहाँ पर आगे आई है। नॉर्थ ईस्ट में भी सेम है, कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इशू है, कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा इशू है, उनको वो ज़रूर वो चाहिए। और मुझे लगता है कि इन चीज़ों के लिए उभर कर ज़रूर आए हैं। और ये भी नहीं कि लेफ्ट आउट रह जाएं, ये डिप्राइव्ड वाला जो एक सिचुएशन है कि मैं पीछे ना रह जाऊं क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाके में हूं इसलिए मैं पीछे रह जाऊं, ये नहीं है। अब लोग चाहते नहीं मैं भी उस विकास का हिस्सा बनूं, मुझे सब कुछ। अवेयरनेस आपकी तभी कंप्लीट होती है जब आप वोटिंग के लिए निकलते हो। हम सोशल मीडिया पर ये चर्चा कर रहे हैं कि नहीं हमें अपने हक की बात करनी है, लेकिन हम अवेयरनेस हमारी तभी पूरी तरह से पूरी लगता है कि हम लोगों के द्वारा भी हम भी अपील करें कि कृपया वोटिंग करें और अपनी चीजों को हासिल करें। पूर्वोत्तर पर ही आपसे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये कि जो परिसीमन वगैरह अभी हुआ हाल में, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज़, वोटिंग परसेंटेज जो है वो कितना प्रभावित करेगी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पूर्वोत्तर की।
देखिए, पूर्वोत्तर में भी सभी जगह वोटिंग परसेंट नहीं बढ़ा है, ये ध्यान रखिए। ये जो हमारे यहाँ कहा जा रहा है, देखिए असम में वोट घटा है 3%, 78.23% की जगह 75.97% हुआ है। उसी प्रकार से मणिपुर में 6% वोट घटा है, 78.20 की जगह 72.17 है। आप मिजोरम में जाएंगे तो वहाँ करीब 7% वोट घटा है, 63.02% की जगह 55.6%। नागालैंड में करीब 17% वोट घटा है, 16%। तो ये जो हम 83.12 की जगह 56.91%। त्रिपुरा में भी 2% वोट घटा है। तो इसलिए ये जो कहा जा रहा है ना कि पूर्वोत्तर में, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक पीक पॉइंट हमेशा होता है। 2010 के बाद से भारत में वोट बढ़ने का एक ट्रेंड रहा है, और वोट बढ़ना किसी के जीतने हारने का जो प्रतीक था वो भी खत्म हो गया हुआ है। तो ये दो चीज़ों, अब आइए देखिए, पूर्वोत्तर में 6 राज्यों का चुनाव खत्म हो गया। अब 6 राज्य इसमें खत्म हो गए। 25 में से आपके पास 15 सीटों पर मतदान था, इसमें से 7 बीजेपी के पास थी। जो असम का परिसीमन है, अब जैसे पिछली बार गौरव गोगोई जो थे वो कालियाबोर सीट से थे, वो सीट ही खत्म हो गई। अब वो कहाँ से लड़ेंगे? तो फिर उनको जो है जोरहाट से जाना पड़ा। उसी ढंग से सिलचर जो है सामान्य से अनुसूचित जनजाति का हो गया, तेजपुर का नाम सोनीतपुर हो गया, और काजीरंगा एक नया क्षेत्र बन गया है। तो असम में जो है काफ़ी बिल्कुल डेमोग्राफी के हिसाब से काफ़ी चेंज हो गई है। इसीलिए इस बार जो है परिणाम उस रूप में शायद न आएगा, क्योंकि जो परिसीमन है वो देखने से ये पता चल रहा है कि इवन जो डिब्रूगढ़ और धुबरी का जो क्षेत्र था, जिसमें मुसलमानों का एक बहुमत होता था, जीता ले जाते थे, उसमें भी डेमोग्राफिक चेंज आ गया है परिसीमन के बाद। तो उसके हिसाब से तो मुझे लगता है परिसीमन के बाद असम बीजेपी के लिए ज़्यादा अनुकूल हुआ है। और दूसरा यह है कि इस बार AIUDF और कांग्रेस के बीच घोषित समझौता नहीं है। जो पिछली बार था MNF वो और एक निर्दलीय को सपोर्ट दिए थे, वो नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बनी हुई है। तो घोषित समझौता न होने का भी वो लाभ हुआ है। तो इसीलिए पूर्वोत्तर को भी जो हम देख रहे हैं उस रूप में देखने की आवश्यकता नहीं। पूर्वोत्तर काफ़ी बदला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पूर्वोत्तर को फोकस किया, सबसे ज़्यादा यात्राएं की हैं। और आज राखी जी इधर गई हैं, नहीं गई हैं, गई होंगी। अब सड़कें जो है काफ़ी अच्छी हो गई है वहाँ। अब आपको अरुणाचल प्रदेश जाने तक पहले हेलीकॉप्टर वगैरह, और वैसे अब काफ़ी सड़कें हो गई है, सीमा तक गई हैं, विकास की भी चीज़ें पहुंची हैं। एकदम से तो ऐसा नहीं कह सकते हैं बदल गया, लेकिन काफ़ी कुछ इस बीच बदला है, और उस बदलने के भी परिणाम हुए। फिर बीजेपी ने जो मणिपुर ये जो सीट है वो अपने पार्टनर को दिया है। बीजेपी ये मणिपुर वाली ये सीट अपने नहीं लड़ रही थी, तो वो पार्टनर को दिया है। जो नागालैंड की सीट है वो नागालैंड की वहाँ की पार्टी लड़ रही है, बीजेपी उसको सपोर्ट कर रही है। हाँ, तो इसलिए वो इस बार जो है वहाँ बहुत सधे हुई जो है रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई है। हालांकि वहाँ भी, खासकर असम में भी और मणिपुर में भी, दोनों जगह बीजेपी में असंतोष है, ये नहीं कह सकते। लेकिन कांग्रेस के लिए भी असंतोष है। राहुल जी जो है मणिपुर 2 बार गए हैं। अगर असम में 8-10 यात्राएं किए होते तो वहाँ ज़्यादा सीटें थी, वो लाभ होता तो रणनीतिक दृष्टि से। तो पूर्वोत्तर के परिणाम जो है एकदम से ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा पिछली बार से, वो मुझे नहीं लगता है। जो वोटिंग परसेंटेज है वो वोटिंग परसेंटेज नॉर्मल है। वोटिंग परसेंटेज वहाँ भी घटे हैं, कुछ राज्यों में बढ़ा है। मतलब बढ़ा जो है वो भी आपको बता देता हूँ कहाँ बढ़ा है। अरुणाचल में 67 की जगह 72.74% हो गया। मेघालय में 67 की जगह 74.56% हो गया है। और एक जगह बढ़ा है सिक्किम में, 78 की जगह 80% हो गया है। बस इतना ही वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, बाकी वहाँ भी नॉर्मल है। तो इसीलिए अच्छा, पूर्वोत्तर के बारे में ये बात सही है कि हम लोग हिंदी मीडिया में इतनी चर्चा हम लोग नहीं करते हैं। ये बात सही है कि उस ढंग से चर्चा नहीं होती है। और लेकिन प्रिंट मीडिया में हमने देखा है, अमर उजाला में ही हमने देखा है कि पूर्वोत्तर पर अच्छी अच्छी रिपोर्टें हमने यहाँ डिजिटल में भी देखा है, प्रिंट में भी देखा है, आ रही है, दूसरे अखबारों में भी देखा है। तो प्रिंट में वो रिपोर्टें आ रही हैं, लोगों की रुचि वहाँ जगी है, और रुचि और जगनी चाहिए। जो मणिपुर का प्रश्न है, मणिपुर को संभालने में थोड़ा समय अभी लग रहा है। लेकिन 2-3 बातें देखिए इस चुनाव के बारे में बिल्कुल आप ध्यान रखिए। इस चुनाव में सभी पार्टियों ने मतदाताओं को उम्मीदवार मुद्दों को लेकर के निराश किया है।
मतलब विपक्ष ने भी केवल नरेंद्र मोदी पर अटैक करो, देश को कहना बेरोजगारी जो है, महंगाई है, नॉर्मल हर चुनाव में मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन उस प्रकार से जो सरकार को घेरने योग्य मुद्दे हो सकते हैं। दूसरा कि विपक्ष ने इस मायने में निराश किया कि पहले ये संगठित होकर के हम भाजपा का विरोध करना चाहते थे, ये आपस में लड़ पड़े हैं। पश्चिम बंगाल में जो हालत हो गई है वो देख लीजिए, उसका असर भी इस समय मतदाताओं पर है। इसकी जगह बीजेपी जो है कम से कम इतना है कि एनडीए के रूप में एक संगठित है, उसका असर है। बिहार में क्या हुआ है कि बीजेपी के लोगों को लग रहा है, अलग अलग स्टेट में जाइए, कि बिना गठबंधन के भी बीजेपी आती तो 20-22 सीटें जीत सकती थी, वहां के लोग कह रहे हैं। गठबंधन करने से चूंकि नीतीश कुमार की एक्सेप्टेबिलिटी अब बीजेपी में नहीं है, तो उसके कारण भी वहां समस्या है कि उनके कैंडिडेट्स के लिए जाके काम करें कि नहीं करें। जो रामविलास पासवान के पुत्र हैं, जो चिराग पासवान, उन्होंने अपने बहनोई को एक जगह टिकट दे दिया, एक जगह 26 साल की लड़की को, अशोक चौधरी की बेटी को टिकट दे दिया। तो वहां इंटरेस्ट कहां जगेगा वोटिंग देने में लोगों का, कि परिवारवाद पर हम आलोचना करें, यहां हम कहां दिया जाए। बीजेपी भी ने उसी प्रकार से कैंडिडेट कुछ ऐसे दिए हैं जिनके विरुद्ध वातावरण है। मांझी जी गया से लड़ रहे थे, वहां लालू जी ने सर्वजीत पासवान को टिकट दे दिया है। सर्वजीत के पिताजी वहां रहे, अब ये भी महादलित है। अब महादलित और महादलित में वहां टकराव हो गया हुआ है। अब वो सर्वजीत के पिताजी वहां सांसद रहे हैं, उसकी एक सहानुभूति है। अब वहां उस रूप में मतदाता निकला ही नहीं है। गया में वोटिंग परसेंटेज सबसे कम हो गया है। अब वहां चिंता है कि क्या होंगे। उसी ढंग से औरंगाबाद, तो सीट वाइज अगर आप देखेंगे तो वोटिंग परसेंटेज गिरने का कारण औरंगाबाद की स्थिति यह है कि पिछले बार वहां 22,000 नोटा वोट पड़े थे। औरंगाबाद और गया में सबसे ज्यादा नोटा वोट 2019 में पड़ा था। इस बार देखना होगा कि कितना वोट पड़ा है। मोदी जी औरंगाबाद भी गए और गया भी गए, क्योंकि वो विपक्ष की वो जो सीट थी वो इस ढंग से फंस गई थी, क्योंकि वहां से लालू यादव की पॉलिटिक्स से थी कि बीजेपी जनता दल यू का कोर वोटर एक है कुशवाहा, तो ज्यादा से ज्यादा कुशवाहा को टिकट दो। तो वहां सुशील सिंह के विरुद्ध एक कुशवाहा को टिकट दे दिया। तो ऐसे मामले फंसे हैं। तो उसमें और कैंडिडेट्स को लेके ये था। लेकिन कुल मिलाकर के इस समय की स्थिति में मैं ये कह सकता हूं कि परिणामों के बारे में जो ट्रेंड चुनाव के पहले था उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा ऐसा मैं नहीं देखता हूं। वो तब होता कि विपक्ष भी एकदम जबरदस्त निकल के और इतनी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा देता, वो नहीं हुआ है। जी आप ऐड कर लीजिए। नॉर्थ ईस्ट की जो बात हो रही थी, आप कह रहे थे, मैं बिल्कुल इस बात से मतलब अग्री करती हूँ, सहमत हूँ कि वहाँ, क्योंकि जैसे हम असम से जाते हैं, अभी गुवाहाटी से शिलोंग सड़क आप देखिए, तो ये बात सही है। जब आप हाल के दिनों की बात करें थी, मैं शिलोंग बहुत जाती हूँ मेघालय, तो इसलिए मुझे पता है कि वहाँ जो विकास जिस तरह से लोग गए हैं और कोशिश जो हो रही है, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है, फोकस बहुत किया। हाँ, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस है। अभी जेएनयू में एक हॉस्टल बन गया नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए अलग से। तो इस तरह के काम हो रहे हैं कि कहाँ दिल्ली में भी उनको प्रतिनिधित्व कैसे दिया जाए। एक चीज में प्रतीक्षा जोड़ दूं, फिर जयदीप उसको कंक्लूड कर देंगे। देखिए, जो अवधेश जी ने जो बात कही उसी को मैं कहूँगा। असल में क्या है कि राजनीतिक दलों को लेकर के लोगों में निराशा क्यों बढ़ रही है। राजनीतिक दलों के जो दोहरे मानदंड हैं वो लोगों को लगता है कि अखरता है। किसी एक मुद्दे पर आप एक स्टैंड लेते हैं और बाद में उसका बिल्कुल उलट एक्ट करते हैं। मैं 2 उदाहरण दूंगा। कांग्रेस का भी पहले उदाहरण दूं मैं, क्योंकि जम्मू से ये। अब कठुआ कांड को लेकर के कांग्रेस ने बड़ा विरोध किया जब वो बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और हत्या हुई, और बाद में उसके सबसे बड़े जो सूत्रधार थे जिसको लेके कांग्रेस विरोध कर रही थी, लाल सिंह आज कांग्रेस में शामिल लोग पार्टी में आ गए, और वो पहले भी कांग्रेस में रहे हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं, उससे शायद जितेंद्र सिंह जी के खिलाफ लड़ रहे हैं। ठीक है, जम्मू से जुगल नहीं, उधमपुर से लड़ रहे हैं, लाल सिंह उधमपुर से लड़ रहे हैं। तो ये इस तरह का दोहरा मानदंड। अब बीजेपी की मैं बात करूं, मंच से प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ खूब बोलते हैं और उसके बाद जो उनकी पार्टी में आ जाता है उसको पद दे दिए जाते हैं। तो जनता इन सब चीज़ों को देख रही है, तो उसको लगता है सब एक ही जैसे हैं। सत्ता के लिए कोई भी कुछ भी मतलब समझौता कर सकता है। जैसे बिहार की बात की, नीतीश कुमार का जितना इधर से उधर आना जाना हुआ, यहाँ तक बयान दे दिया नीतीश कुमार ने, मर जाऊंगा बीजेपी में नहीं जाऊंगा। अमित शाह जी ने कहा कि इनके लिए सारे दरवाजे बंद हैं, और उससे अचानक खिड़की क्या खुली, पूरा मेन गेट खुल गया, अब वो चले गए। तो बिहार के लोगों को भी लग रहा है हो क्या रहा है, तो इसलिए वो जो 6-7% वोट कम हुआ, तो लोगों में ये हो गया कि सब एक ही जैसे हैं। तो ये नहीं, जो अगर कोई एक, जैसे 2014 में बीजेपी को अलग पार्टी लग रही थी, 2019 में लग रहा था आकांक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं। इसी तरह जब
कांग्रेस को 2004 में और 2009 में सीटें मिली तो कुछ करती हुई दिख रही थी, कुछ अच्छा लग रहा था लोगों को। इस समय कोई दल कुछ ऐसा करता हुआ नहीं लग रहा है जिससे लोगों में उत्साह है। हम जनता को तो दोष दे देते हैं, वोट डालने नहीं निकलते, राजनीतिक दलों को भी तो देखना पड़ेगा, ये उनको भी तो आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिर लोगों में उत्साह क्यों नहीं आ रहा है। जी सर, जनमत देखिए, जनमत निर्माण करना पॉलिटिकल पार्टी का काम है। बिल्कुल, मैं अगले सेक्शन में मुद्दे पर ही आ, जब आप जो बोलते हैं वो करते हुए दिखाई दिखे देगा, तो वो होता है आप बोल रहे हैं कुछ, लेकिन चुनाव आते आते ये जाति, ये दूसरी पार्टी से लाना, किसी मतलब जीतने वाला कैंडिडेट ढूंढना, उससे लोगों को तकलीफ हो रही है। अब तो अपने अपने पार्टी के वोटर्स खिन्न है, शायद वोटर्स खिन्न है, ये सभी लोग कहना चाह रहे हैं। जो क्षेत्रीय जो चेहरे उतारे गए उनका कन्फ्यूजन, जो पार्टीज के अपने जो किसी पर स्टैंड न लेने वाला कन्फ्यूजन, क्या वो वोटर्स को परेशान कर रहा है परसेंटेज कम होने के लिए? इस पर हमने बात की शुरुआती दौर में। प्रतीक्षा, सबसे पहले पूर्वोत्तर पे बहुत अच्छी चर्चा हुई और अवधेश जी जो कह रहे थे, अवधेश जी मैं बताना चाहूँगा, चूँकि अमर उजाला का ही मंच है, अमर उजाला ने शुरू से पूर्वोत्तर को महत्व दिया है और जिन यहाँ के स्थानीय मीडिया के साथियों ने नहीं दिया है, हमने गलत किया है। और पूर्वोत्तर की वो धारणा ही इसलिए बनी कि हमने उसको मैं एक और बात बता दूँ, पूर्वोत्तर के लोग इस वीडियो को देखेंगे लाइव भी और आगे भी, हमको पूर्वोत्तर से प्रतिसाद भी बहुत अच्छा मिलता है। पूर्वोत्तर के हमारे जितने भी वीडियो और अखबार की खबरें पढ़ी जाती हैं और इसके लिए हमने विशेष तौर पर वहाँ अपने संवाददाता भी नियुक्त किए हुए हैं। पूर्वोत्तर की इतनी खबरें हमें इसलिए मिलती हैं कि पूर्वोत्तर में विशेष तौर पर अमर उजाला अखबार के और डिजिटल के साथ ही नियुक्त है, वीडियो कवरेज करते हैं, जगह जगह जाते हैं और वहाँ के स्थानीय लोग हैं, इसलिए वहाँ के स्थानीय राजनीति को, परिवेश को, सामाजिक परिवेश को समझते हैं, इसलिए हम उसको उतना कवरेज देते भी और मुझे लगता है देना चाहिए। वहाँ पर एक जो सारी बात आई कि वहाँ कनेक्ट बहुत है, वोटर कम है, सब जुड़ते हैं, उसको अगर एक हम परिभाषा देना चाहें, वहाँ का सामुदायिक जीवन जो है हमारे यहाँ के अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत बेहतर है। वहाँ पे जो कबीलाई और स्थानीय परंपराएं वो अभी भी जीवित हैं, उसमें वो कनेक्ट उन परंपराओं में ही ऐसी व्यवस्था है कि बना रहता है। हमारे यहाँ जैसे फ्लैट में आदमी रह रहा है तो बगल के फ्लैट वाले को नहीं जानता, वो वहाँ पर संभव नहीं है। वहाँ पर गांव देहात की परंपराओं के कारण सामुदायिक जीवन बहुत अलग है और इसीलिए वो कनेक्ट बना हुआ है, इसलिए व्यक्ति सबको जानता है और उसका जो सामाजिक पहचान है बहुत अलग तरह की है। और कुछ राज्यों में इसीलिए जो प्रतिशत बढ़ा है, कुछ में कम हुआ है। अब बात जो उदासीनता वाली कर लें, मैं फिर से कह रहा हूँ कि एक तो निश्चित तौर पर जो मध्य वर्ग है या नौकरी पेशा वर्ग है उसका प्रभाव है, और कुछ जगहों पर वोटर अवश्यंभावी परिणाम को देखते हुए शायद नहीं निकला। किसका अवश्यंभावी होगा वो पता नहीं है, तो उस पर अभी टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी होगी। अवधेश जी ने बहुत अच्छी बात की है, जो हराना चाहता है वो तो अपनी छुट्टी कैंसिल करके कुछ भी करके जिद करके घर पे बैठता है, और जिताने की जो जिद होती है वो हर बार नहीं दिखती, वो किसी न किसी लहर पर या किसी भावना पर या किसी न किसी जनमत के मुद्दे पर तैयार होती है। क्या वो जनमत का मुद्दा है या वो अभी भी अंडर करंट के रूप में जो एक शब्द होता है पॉलिटिक्स में, वो सब चार को ही पता लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई गैप है। वो किस वजह से है उसकी पड़ताल परिणामों में और अच्छे से होगी। अभी जो गैप दिखाई दे रही है उसका हम जो वजह समझ में है उसका बहुत बेहतर तरीके से पूरे समूह ने बहुत अच्छे से आकलन किया है, पूरा एनालिसिस किया है। बिल्कुल, वोटर्स और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच का जो एक कनेक्ट होता है वही लोकतंत्र को मजबूत करता है, जो मैं ओवरऑल एनालिसिस सबका सुन पाई। पर बतौर वोटर हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सरकार बनाने की, प्रतिनिधि चुनने की, सवाल करने की। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आपके इलाके में जब भी मतदान का दिन हो, घर से बाहर निकलिए, वोट करिए। सवाल हम तभी पूछ सकते हैं जब हम अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, और मताधिकार का इस्तेमाल करना हमारा हक है, हमारा दायित्व है, इसे पूरा करिए। बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का। पहले चरण की वोटिंग के बाद जिस तरीके का एनालिसिस आज खबरों के खिलाड़ी में हुआ, निश्चित तौर पर बहुत सारी तस्वीर, बहुत सारा नजरिया आपका भी साफ हुआ होगा। खबरों के खिलाड़ी को देखने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। कमेंट्स के जरिए आप जरूर बताइए कि आप और किस तरीके के विषय, किस तरीके की खबरें देखना चाहते हैं। आप हमारे मेहमानों को बहुत पसंद करते हैं, इसका भी बहुत शुक्रिया। नाम लेकर आप तमाम मेहमानों की प्रशंसा करते हैं, उसका भी आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।